नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व कांग्रेस मंत्री के घर ईडी की रेड चल रही है। भारत भूषण आशु कई घोटाले के आरोपी हैं और फूड सप्लाई अफसरों के घर भी ये छापेमारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जारी ईडी की रेड पर आम आदमी पार्टी का पहला बयान सामने आया है, जहां मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते नजर आए कि ये उनका रोज का काम है। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्यों हो रही पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री के घर पर छापेमारी और क्या कुछ कह रही है, आप विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडी की रेड की। तो पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के घर ईडी की टीम ने आज छापा मारा है। ईडी टीम सुबह सुबह ही आशु के लुधियाना स्थित कोचर मार्केट के पास बने घर में पहुंची और इसके अलावा फूड एंड सप्लाई विभाग के कई अफसरों के घर भी जांच चल रही है। ईडी टीम द्वारा मामले के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि पूर्व मंत्री आशु के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार में भारत भूषण अशोक फूड और सप्लाई मंत्री थे। जी हां, फूड और सप्लाई मंत्री थे और उस दौरान आशु पर अनाज ढुलाई समेत कई अन्य घोटालों के आरोप लगे। पंजाब सरकार ने लुधियाना समेत अन्य जगहों पर भी आशु के खिलाफ केस दर्ज किए थे। इसके चलते आशु को कई महीने जेल भी काटनी पड़ी और अब वह जमानत पर बाहर है। ईडी ने विजिलेंस से अनाज घोटाले के कागजात लिए थे। इसके बाद जांच प्रक्रिया के तहत आज छापेमारी की गई है। फिलहाल ईडी टीम जांच में जुटी है। ईडी की एक टीम ने मोहाली के गांव मुल्लापुर में भी छापेमारी की है। हालांकि ईडी अपनी आज की कार्रवाई के संबंध में जानकारी देने से बच रही है। आरोपी आशु के लुधियाना स्थित घर पर मुल्लापुर पर भी आरोपियों के लिए ये छापेमारियां की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आरोपियों के ठिकाने की दस्तावेज भी वहां पर खंगाले जा रहे हैं। दरअसल ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री भरत भूषण आशु समेत ठेकेदार तेलू राम, संदीप भाटिया और जगरूप सिंह समेत अन्य पर शामिल होने के आरोप है। वही मामले में आरोपी आशु के पीए मीनू पंकज मल्होत्रा और करीबी इंद्रजीत सिंह इंदी के पंजाब से बाहर होने की संभावना वो बताई जा रही है। उसकी जानकारी सामने आई है। पंजाब विजिलेंस द्वारा 16 अगस्त 2022 को इस मामले में केस दर्ज किया गया था। तेलूराम कॉन्ट्रैक्टर, जगरूप सिंह ऑनर और पार्टनर, मैसेजर्स गुरदास राम एंड कंपनी व संदीप भाटिया पर धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी और 7, 8, 12, 13 और ब्रैकेट 2 के तहत मामला दर्ज किया गया। फिर आरोपी तेलूराम और पूर्व मंत्री आशु को गिरफ्तार किया गया। समय पर छापेमारी कर सर्च भी की जा रही है। आरोपी आशु पर 2000 करोड़ के टेंडर के घोटाले का आरोप है। हम फिर बताएंगे आपको कि ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में इनके ऊपर 2000 करोड़ रुपए के टेंडर का घोटाला है, जो कि काफी बड़ा घोटाला है। अमाउंट भी काफी बड़ा है और ये घोटाला भी काफी ज्यादा बड़ा है। आशु पर छोटे ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि पंजाब की मंडियों से लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर में गड़बड़ी की गई। छोटे ठेकेदारों को अनदेखा कर केवल 20 से 25 लोगों को फायदा पहुंचाया गया, जबकि आरोपी आशु का कहना है कि यह टेंडर डीसी की अगुवाई वाली कमेटी अलॉट करती है। उनके खिलाफ साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि हमने आपको बताया, छत्तीसगढ़ में जारी ईडी की रेड पर आम आदमी पार्टी का पहला बयान सामने आया है और क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, जरा सुनिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और उनके करीबियों के घर पर ईडी ने आज छापा मारा है। ईडी की रेड को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये तो इनका रोज का काम है। जो भी केंद्र सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उनके खिलाफ ये इसी तरह का काम करवाते रहते हैं। बता दें, ईडी ने मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बच्छोर, ओएसडी आशीष वर्मा और मुख्यमंत्री के करीबी विजय भाटिया के नेहरू नगर निवास पर छापेमारी कर रही है। वहीं अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ईडी किस मामले में आशीष वर्मा के घर पर छापा मारे। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोल मामले में ही ईडी सीएम के ओएसडी आशीष वर्मा के घर जांच के लिए पहुंची और ईडी की रेड को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा ये इनका रोज का काम है। केंद्र सरकार में राजनीति जो भी उनके ऑपोजिशन में है, उनके खिलाफ ये इस तरह का काम करवाते रहते हैं। बता दें आपको कि उनके ओएसडी मनीष बच्छोर, ओएसडी आशीष वर्मा और मुख्यमंत्री के करीबी विजय भाटिया के नेहरू नगर निवास पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और इसे लेकर अगर आप कहेंगे कि अभी भी अपडेट आनी बाकी है, क्योंकि अभी तक इस पर आधिकारिक बयान ईडी द्वारा नहीं
दिया गया। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें जो मामला है वो कोल से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है सीएम के करीबियों के खिलाफ जांच की जा रही है। अब आप देखिए कि किस तरीके से, आपको बता दें कि ये पहला सिर्फ पंजाब और ये छत्तीसगढ़ का हाल नहीं है, केरल में भी ईडी ने माकपा विधायक मोइनुद्दीन के परिसरों पर छापेमारी की है। तो केरल में ईडी ने जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विधायक एसी मोइनुद्दीन और कुछ अन्य के परिसरों पर भी छापेमारी की, और ये छापेमारी धोखाधड़ी से जुड़े धन संशोधन की जांच के लिए सिलसिले में की गई। ये छापेमारी कोच्चि के ईडी यूनिट के की, और छापेमारी आज सुबह, आपको बता दें कि उस दिन जो है सुबह 7 बजे शुरू हुई। त्रिशूर जिले के वडकनचेरी में विधायक मोइनुद्दीन के घर पर कार्यालय भी जो है यहाँ पर छापेमारी हुई। ईडी ने नकली पुरातत्व वस्तु यानी फेक एंटिक्स बेचने के घोटाले में वित्तीय लेनदेन की जांच के सिलसिले में केरल कांग्रेस प्रमुख और कुजूर के सांसद के एम.के. सुधाकरन से जो लंबी पूछताछ की। सुधाकरन कांग्रेस के नेता हैं, सांसद भी हैं। सुधाकरन ने इस दौरान कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैं पूछताछ से नहीं डरता। अगर मुझे भ्रष्टाचार करना होता तो मैं बहुत ही पहले से ऐसा कर सकता था। उन्होंने कहा, जब मैं वन मंत्री था तो मुझे बहुत सारे प्रस्ताव मिले और मैंने उनमें से किसी से भी आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने कहा कि ईडी ने अभी तक मेरे परिवार में किसी को नोटिस नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ भी गए थे, वहां पर जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जो है लगातार निशाना साध रहे थे और चीजें कह रहे थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से एक तरफ ये विपक्ष के साथ आने की बात करते हैं, साथ चलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब चुनाव का बात होती है तो चुनाव में किसी और के नहीं होते, एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो इनका गठबंधन अगर आप कहेंगे तो विपक्षी गठबंधन नहीं, इनका गठबंधन ईडी के साथ है, क्योंकि जब भी ईडी से जुड़ा कोई मामला होता है तो एक साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, और इसे लेकर उन्हें तकलीफ भी होती है। ईडी की छापेमारी को लेकर सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं, पंजाब में ऑलरेडी ये चल ही रहा है, केरल में भी हमने आपको बताया कि चल रहा है, हेमंत सोरेन को भी आज ईडी ने बुलाया। तो ईडी की कार्रवाई लगातार कई सारे मामलों में जारी है, और यही कारण है कि इनका जो ये कहते हैं कि हम साथ नहीं है, या फिर हम ये कहते रहते हैं कि जब चुनाव आता है तो सरकार उनकी वहां पर है, तो वहां पर जाकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मामला ईडी का आता है, एक साथ चले आते हैं, एक साथ बयानबाजी करने लगते हैं, एक साथ जो है समर्थन दिखाने लगते हैं कि ईडी गलत है और हम सही है और केंद्र सरकार सबके खिलाफ यूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनका गठबंधन की सच्चाई भी समय समय पर आती रहती है सामने। जब एक तरफ एक साथ होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ चुनाव को लेकर जब मामले आते हैं तो वहां पर सीट छीनने के लिए आपस में एक दूसरे पर जो है आप कह सकते हैं जुबानी वार करते हैं, और इसके ठीक कट्टू अगर ईडी की रेड किसी के यहाँ भी पड़ जाए तो उसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए फिर एक साथ हो जाते हैं। तो ये इनके काम करने का यूं कहिए तरीका है, या इनके ये आप कह सकते हैं जुबानी वार करने का तरीका है, जो हमेशा ईडी से जुड़े मामले में एकजुटता दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके भी अंदर भ्रष्टाचार, इनकी पार्टी में भी भ्रष्टाचार है और अगला नंबर इनके पार्टी के भी किसी नेता का हो सकता है। और यही कारण है कि सौरभ भारद्वाज अब इस मामले को लेकर अपने बयान देते नजर आए। तो दूसरी तरफ पंजाब में भी कांग्रेस के हालात बेहद ज्यादा खराब है। सत्ता से तो इनका आप कह सकते हैं पत्ता कट गया, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसे लेकर रोज दिन जो है नए से नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जमानत पर बाहर आए कांग्रेस के इस सांसद का क्या होता है, क्योंकि अब घोटाले की फिर से आप कहेंगे कि पोल खुलती नजर आ रही है। ईडी पूरे मामले में जोरों शोरों से जांच भी कर रही है, और 2000 करोड़ से जुड़ा घोटाला है। जैसा कि हमने आपको कहा कि आधिकारिक बयान नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि किस तरीके से कौन से मामले जुड़े हुए हैं, और अगर इस घोटाले में फिर से इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें जेल वापस से कुछ दिनों के लिए आप कह सकते हैं कि जेल की हवाएं खानी पड़ेगी। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पंजाब में, छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब में भी छापेमारी चल रही है। छापेमारी के पीछे का कारण क्या है, छत्तीसगढ़ छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ बयान है, और केरल में भी किस तरीके से ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।